हेलो एंड वेलकम बच्चों, दिस इज फिजिक्स विद संदीप सर में आपका पुनः स्वागत है। तो यह हम सबका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, तो आइए इसमें आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कुछ न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स, है ना। तो चलिए हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कुछ क्या क्या पार्ट रिमूव किए गए, क्या क्या पार्ट रिमूव नहीं किए गए, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें से आपका फर्स्ट पार्ट जो देखे होंगे पहले वाले में, फिजिकल वर्ल्ड, जो कि रिमूव कर दिया गया है ना। इसमें देखिए सारे पार्ट्स हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट वाला जो है क्या था, फिजिकल वर्ल्ड, उसको रिमूव कर दिया गया है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किया गया, क्या क्या चैप्टर जो है इंक्लूड किया गया नए नए सिलेबस में, ठीक है। तो चलिए और इसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे सारे 11th का पूरा पूरा फिजिक्स, है ना, जो कि है आपका। देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइडेड है, और यह यूट्यूब चैनल पे सारे कंटेंट इस पे डाले जाएंगे, है ना। एक एक टॉपिक का और एक एक चैप्टर का डाले जाएंगे, जो कि लेवल अप होगा आपका। आईआईटी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, है ना, और स्टेट बोर्ड्स हो गए, है ना। जितने सारे होते हैं स्टेट बोर्ड्स सभी इंक्लूड होगा इसमें, और हम लोग सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11th, है ना, जो कि फिजिक्स का है। तो देखिए फिजिक्स यहाँ पे लिखे नहीं, बट फिजिक्स का ही है ना। देखिए पार्ट वन वाला जो बुक है उसमें देखिए क्या होता है, क्या क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, है ना। उसमें से फिजिकल वर्ल्ड को हटा दिया गया है। सेकेंड सेकेंड चैप्टर जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, है ना। सेकेंड हो गया। इसको हम लोग 1D मोशन भी कह सकते हैं, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन होता है तो उसको हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही कहते हैं, ठीक है। ओके, मोशन इन प्लेन, देखो मोशन इन प्लेन क्या होता है, मतलब मोशन किसी एक प्लेन में होगा। तो सेकेंड नहीं थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, मोशन इन प्लेन पढ़ना है। ओके, फोर्थ चैप्टर आइए लॉज ऑफ मोशन, इसमें क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा जानना है हम लोग। कुछ एक्स्ट्रा हम लोग नॉलेज लेंगे, ताकि क्लास 9 से बढ़ के हम लोग आ गए हैं ना, आईएससी की ओर चले गए हैं। मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे जस्ट आईएससी पढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा 9th से प्रिपेयर करना होगा, मतलब 9th बेसिक होता है, तो 9th से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 9th से स्टार्ट नहीं, मतलब समझ लो 9th का कुछ कुछ बेसिक पार्ट्स लेंगे और कुछ आगे की ओर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 5 चैप्टर जो होता है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, देखो वर्क एनर्जी एंड पावर ये भी क्या है आपका, इसी चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। 6 चैप्टर में आपका आ जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, है ना। 6 में क्या आ जाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। एंड 7th में क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ग्रेविटेशन इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं पार्ट 2 की ओर। तो पार्ट 2 में क्या क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। 11th में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है ना, जिसमें हम लोग थर्मल टेम्परेचर मापते हैं वगैरह वगैरह। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, किसी भी गैस का काइनेटिक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। एंड ऑसिलेशंस हो गया, वाइब्रेशंस इसको कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, दिस इज वेव्स, है ना। वेव्स को भी लास्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर, है ना, जो कि है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, देखिए इसमें हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, मतलब यूनिट्स पढ़ेंगे, है ना। डायमेंशंस पढ़ेंगे, उसके बाद डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, है ना, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब इसमें इक्वेशन भी पढ़ेंगे डायमेंशन का, है ना, क्या क्या होता है। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है इसका यूज, ये सब भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, है ना, राउंडिंग ऑफ वगैरह ये सब होता है। इसके बाद आता है आपका एक्यूरेसी आ गया, प्रिसाइजन हो गया, है ना, ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 7th में आता है आपका क्या, एरर्स इन मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट में कोई कोई भी प्रकार का एरर हो गया तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए इसको जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। देखिए ले लिए, चलिए अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है क्या, यूनिट एंड डायमेंशंस, है ना। इसमें जस्ट हम लोग थोड़ा सा बेसिक पार्ट जानेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल क्वांटिटीज, क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए हम लोग आज उसको समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना।
क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, आगे आखिर इसको हम क्यों फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, है ना, क्या है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे, इसका पहला टॉपिक है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, PHY इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देखो कैसे कैसे किसको हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। देखो जिस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। जिसको हम लोग माप सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर अगर समझ लो किसी को हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे, है ना, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दोज क्वांटिटी। जैसे मान लो कि मान लो हम लोग ले लिए क्या, हम लोग ले लिए 1 मीटर लेंथ, है ना, तो 1 मीटर जो लेंथ है ना उसको हम लोग टच कर सकते हैं, फिजिकली उसको महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे मान लो कि हम लोग ले लिए 5 kg चावल, तो चावल क्या है, कोई एक क्वांटिटी है। क्या है, क्वांटिटी, जो कि कैसा है, फिजिकल है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज, है ना, हु कैन मेजर, है ना, इज कॉल्ड क्या, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। लिखेंगे दोज क्वांटिटीज which can be measured, है ना, मतलब कि वैसे क्वांटिटी जो मेजर किया जा सके, है ना, एंड हु एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब एक फिजिक्स के नियमों को परिभाषित करे, है ना, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं जो कि मेजर किया जा सके, जो भी हो मेजर किया जा सके, जो भी ऐसा क्वांटिटी हो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, देखिएगा। हु कैन एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब वैसा क्वांटिटी जो फिजिक्स का नियमों को क्या करे, एक्सप्रेस करे अपने अनुसार, है ना, इट्स कॉल्ड क्या, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, मतलब those quantities which can be measured and who express the laws of physics is called क्या, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज वैसे राशि होती है जो जिसे हम लोग माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं। और वो एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब वो क्या कर सकता है, मतलब फिजिक्स के नियमों को परिभाषित कर सके या फिर एक्सप्रेस कर सके, कुछ हद तक एक्सप्रेस कर सके। जैसे 1 मीटर अगर लेंथ लेते हैं, है ना, लेंथ की ही बात कर लेते हैं, है ना, 1 मीटर अगर लेंथ ले लिए तो जो लेंथ है कितने में है, 1 मीटर में है। मतलब एक्सप्रेस कर रहा है कि वन जो है क्वांटिटी है ना, किसी एक मीटर में। समझ गए, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज का भी टाइप्स होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी का भी क्या होता है, टाइप्स होता है। ऐसे भी हम लोग लेते हैं फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना, तो फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हर चीज का अलग अलग वैल्यूएशन होता है। उसी प्रकार से हम लोग देखिए फिजिकल क्वांटिटीज आ गए, तो देखिए क्या, फिजिकल क्वांटिटीज में हर एक प्रकार का एक एक टाइप्स होता है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मतलब प्रॉपर्टीज के अनुसार, जैसा ऐसा प्रॉपर्टीज होगा उसके अनुसार हम लोग बांट सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं, देखिएगा, समझिएगा इसका एग्जाम्पल। ये रहा आपका एग्जाम्पल। देखो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी क्यू से, है ना। पी क्यू बराबर होता है आपका एन इंटू यू, है ना। एन का मतलब हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। एंड यू का मतलब होता है यूनिट्स। यू का मतलब क्या होता है, यूनिट्स। जैसे कि अगर ले लिए हम लोग 4 kg, जिसमें आपका 4 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कर सकते हैं। अब इस केजी को हम लोग क्या कहेंगे, केजी क्या है, यहाँ पे यूनिट है। क्या है, यूनिट, जिसको हम लोग राशि कहते हैं हिंदी में, है ना। क्या है, यूनिट्स।
सॉरी राशि नहीं कहते, राशि तो इसको कहेंगे, क्वांटिटी को कहेंगे राशि, लेकिन एक है क्या, यूनिट है। क्या है, यूनिट। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको हम लोग किसी भी तरह का नाम, जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, उसको मोहन का के पुकारते हैं, क्यों कहते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग रख देते हैं, उसी को मोहन का के ही पुकारते हैं। अगर क्लास में 2 मोहन हुए तो दोनों मोहन उठ के चले आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि मोहन एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ वहां पे, समझ गए। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए यूनिट होता है। आगे हम लोग बताएंगे, जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं अभी, है ना। देखिए ये सब क्या हो गया, ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मतलब हर एक क्वांटिटी में बता रहा है कि ये इतना केजी है। जैसे आप लोग गए किसी दुकान पे, बोलिएगा 4 केजी चावल दीजिए, तो 4 केजी ही चावल देगा वो, मतलब 4 उसका यूनिट, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे केजी क्या लग गया, उसका यूनिट लग गया। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। यहाँ से आप दिमाग लगा लीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग क्या बोले हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिविजिबल होता है। देखिए आइए डिवाइड करते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलिए समझ गए, है ना। इसको लिखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए मार लिए, देखिए देखो, इसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब डायरेक्शन के बेसिस पर भी तो इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, है ना। आप लोग देखे होंगे, मतलब वो नॉर्थ में चला गया, उतना मीटर नॉर्थ में चला गया, मतलब 10 मीटर नॉर्थ में चला गया, है ना, 20 मीटर नॉर्थ में चला गया। सर ये सब कैसे हुआ, तो इसको डायरेक्शन में, डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो देखो डायरेक्शन के बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं, देखो, है ना। लिखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, पहला नंबर हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या आ गया, तो सर देखिए दूसरा पार्ट आ गया हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, मतलब किस पे कौन डिपेंड करेगा उसके ऊपर में हम लोग उसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग कैसे बांटेंगे। दूसरा आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, किस पे कौन डिपेंड करेगा उसके अनुसार हम लोग उसको बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी अभी हम लोग जस्ट लिख लेते हैं, ऑन द basis of their dependency, है ना। किस पे कौन डिपेंड करेगा उसके ऊपर में भी हम लोग बांटेंगे, प्लस डायरेक्शन के ऊपर में भी अभी हम लोग जस्ट बांटेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो इधर डायरेक्शन के बेसिस पे सर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए भी 2 प्रकार का होता है ना। ए भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है सर। एक ऐसे देखिए, आप पढ़े होंगे स्केलर, है ना। सर ये तो 9th वाला फील दिला दिए, है ना। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जानते हैं, है ना। 9 में पढ़ना ही था ये चैप्टर, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, सर नाम सुना सुना लग रहा है, तो सही बात है ना। नाम सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज पढ़ना था कहाँ, क्लास 9 में पढ़ना था, समझ गए। चलिए अब इसमें भी हम लोग देखते हैं, ये देखो 3 टाइप्स का होता है। एक तो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन 2 ओरिजिनल केस है। देखो एक इसमें आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। दूसरा आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। थर्ड में आता है तुम्हारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। ये 3 होते हैं, इसको तो हम लोग एक्सेप्शन में रखेंगे, लेकिन ये दोनों जो है क्या है, ओरिजिनल है। क्या है, ओरिजिनल है, जो कि क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी बांटा गया इसको, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया, कैसे कैसे, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के ऊपर में, उसके बाद क्या आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर
डिपेंडेंसी के ऊपर में बांटा गया, ठीक है। तो जस्ट कोई कोई पार्ट, कोई कोई बच्चे क्या क्या पढ़ लेते हैं, देखो 9th में पढ़ लेते हैं आप लोग क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी पढ़ लेते हैं, लेकिन वेक्टर और स्केलर नहीं पढ़ पाते हैं कुछ कुछ कई लोग, है ना। कई लोग इसको मोशन चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। तो आज हम लोग बेसिक से जानेंगे, जस्ट बेसिक से चलेंगे, जीरो से लेकर के हीरो तक बनाएंगे आपको, ठीक है। तो फिजिक्स में आप हीरो तक बनना चाहते हैं तो चलिए आप जुड़ जाइए फिजिक्स विद संदीप सर से, है ना। और आगे की ओर कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटीज, इसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए यहां तक हो गया, स्क्रीन पर मारिए, मारिए। चलिए इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, देखिएगा इसके आगे हम लोग लिखे, चलिए देखिएगा क्या है, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के ऊपर में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे नीचे ही हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट, है ना। इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं नीचे, देखो स्केलर क्वांटिटीज, है ना। देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, स्केलर मतलब अदिश राशि, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। क्लास 9th में सुने होंगे आप अदिश राशि, है ना। हाँ सही बोले सर, हाँ ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए स्केलर क्वांटिटीज, है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग कैसे कहेंगे, देखिएगा ध्यान से, है ना। दोज क्वांटिटीज, है ना, विच हैव, है ना, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं टाइम का। टाइम क्या एक स्केलर क्वांटिटीज है, कैसे है, आप कोई कोई किसी से सुने हैं कि टाइम जो है सो 30 डिग्री नॉर्थ में गया है, ऐसा कुछ सुने हैं, नहीं। तो टाइम क्या है, आप इसमें डायरेक्शन नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम क्या एक मतलब एक ही दिशा में चलने वाला, मतलब कि समय को कोई रोक नहीं सकता, समझ लो समय चलते ही रहता है, इसको हम लोग पीछे ढकेल नहीं सकते हैं, समझ गए। तो समय चलता ही रहता है, समय समय मतलब समझ लो, क्या सर आप भी समय समय क्या क्या कर रहे हैं आप, देखिए समय क्या होता है, चलते रहता है ना। और जो बच्चा समय पर नहीं चला तो समझिए वो गया, ठीक है। तो आप भी चलिए समय पर, ताकि आप आगे की ओर लाइफ में कुछ अचीव कर सके, ठीक है। चलिए देखिए, अगर समय पर बैठ गए तो समझिए बंदा वो आगे निकल गया, ठीक है। तो इसलिए समय पर बैठना सीखिए। देखिए समय पर कैसे बैठा जाता है, समय का अगर गाड़ी पे बैठ गए तो समझिए आप बेड़ा पार लग गए, ठीक है। देखिए तो समय, है ना, समय क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिएगा स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसका मतलब समझिए, स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास हो गया, है ना, ये भी क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। मास में क्या डायरेक्शन होता है, कभी देखें 10 किलो चल गया उत्तर में, ऐसा कुछ सुने हैं, नहीं ना सुने हैं, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन ना हो, ओनली ऑन क्या हो, उसमें परिमाण हो, है ना, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग सेकेंड पार्ट को समझते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को समझ लेते हैं जस्ट तुरंत, है ना। इसमें मेन खेला तो सर इसमें करना है ना, हाँ बच्चों सही बोले। तो चलिए कुछ इसमें समझ लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में, आइए इसको मिटा दिया जाए। यस सर, मास हो गया, बहुत सारे एग्जांपल होता है सर, और भी लिखा दीजिए, तो लिखिए एनर्जी हो गया, कॉमा वर्क हो गया, है ना, ईटीसी। बच्चों ये सब जब में पढ़ाएंगे तब में बताएंगे कैसे वर्क स्केलर है, कैसे एनर्जी स्केलर है ना, सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो आगे चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज देखिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है इसको हम लोग जस्ट समझ लेंगे थोड़ा सा। वेक्टर क्वांटिटीज, ओके, उसमें क्या था, स्केलर क्वांटिटीज, है ना, उसमें क्या था, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में आइए हम लोग फिर से समझते हैं, दोज क्वांटिटीज विच हैव both magnitude and direction, comma it follow the law of vector algebra are called vector quantities, है ना। देखो एक कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि वैसे क्वांटिटीज, है ना, वैसे राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या कहो, डायरेक्शन भी हो। मतलब कि अगर वो चल रहा है 4 मीटर, तो 4 मीटर किस ओर चल रहा है,
उसको दिखाना होगा किस ओर चल रहा है। अगर मान लो कि लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा है तो हम लोग कहेंगे पॉइंट ओ टू ए, है ना, या फिर ओ ए इक्वल टू 4 मीटर। ये रहा हमारा डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी, समझ गए। कहाँ चला, ओ ए में चला। कौन सा, कहाँ पे चला, ओ ए में चला, कितना, 4 मीटर। और इस पे एक ऐसा एरो होता है, इसको हम लोग वेक्टर डायरेक्शन कहते हैं, हम लोग वेक्टर नोटेशन कहते हैं, इसको समझ लो। अगर कहीं भी एरो लग गया समझ लो वेक्टर में लिखा आएगा, वो तो पता चलेगा अगला, है ना, सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, है ना। इसके बारे में वेक्टर एक तो चैप्टर ही है, उसमें हम लोग बताएंगे। देखिए वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन होता है इसको समझ लीजिए, क्या क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, कॉमा वेलोसिटी आ जाएगा, सब में डायरेक्शन होगा बाबू, ठीक है। एक्सीलरेशन हो गया, कॉमा फोर्स हो गया, जितना सारा है। और देखो एक ऐसा क्वांटिटी जो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट की तरह लाइक करे, है ना, बिहेव करे डिस्प्लेसमेंट की तरह। देखो यहाँ से यहाँ चला डायरेक्टली, है ना, ये हो गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, समझ गए। फोर्स भी हो जाएगा क्या, वेक्टर हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, सब सब में डायरेक्शन होता है बाबू। देखो अगर फोर्स कहीं लगाना है, मान लीजिए उधर हम धक्का दे रहे हैं, है ना, ऐसे मान लो रखा हुआ है, इसको हम धक्का दे रहे हैं, उस ओर धक्का दे रहे हैं। मान लो पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो ओ है, यहाँ पर ए है, तो ओ से लेकर के ए तक हम लोग धक्का दे रहे हैं, देख रहे ना। तो देखो डायरेक्शन है, इसमें क्या है, डायरेक्शन है। उस इस ओर से हम लोग उसको धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन है, समझ गए। तो जहां पे आए डायरेक्शन वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और उसके बाद देखो उसके साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। देखो मैग्नीट्यूड क्या हमारा 4 मीटर है, डायरेक्शन किस ओर है, ओ से लेकर के ओ तक है ना, ओ से लेकर के ए तक है, सॉरी ओ से लेकर के ए तक है, ओके। देखिए इट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, है ना, इट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, मतलब कि जो वेक्टर अलजेब्रा का लॉ को फॉलो करे। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब समझाएंगे, है ना। ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन होता है ना, सब्ट्रैक्शन होता है, सब लॉ को फॉलो करता है, वही कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी, समझे। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटी का सेकेंड पार्ट, है ना, जो कि बी नंबर में हम लिखाए थे, है ना। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी कितना है, देखो ये भी 3 प्रकार का होता है ना। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड में क्या आ जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड में क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, समझ गए। तो ये तीनों को हम लोग चलिए एक एक करके समझते हैं, ओके। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ओके, थैंक यू। फर्स्ट फर्स्ट हमारा क्या है, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज होते हैं जो अपने आप में डिपेंडेंट हो, है ना। वो उसको देखो, उसको डिराइव करने के लिए कोई अदर क्वांटिटी की आवश्यकता है ही नहीं, वो अपने आप में डिफाइंड हो, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, है ना, जो अपने आप में सेल्फ डिपेंड हो। देखिएगा तो इसके बारे में अभी हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा 2 शब्द लिखते हैं, चलिए आइए। तो 2 शब्द इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। ये क्या है, दोज क्वांटिटीज, हाँ, विच आर इंडिपेंडेंट। वैसे क्वांटिटी जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना, कॉमा इट डज नॉट एंड डजंट नीड एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन इट। मतलब कि वैसे राशि जो अपने आप में आत्मनिर्भर हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे, समझ गए। और इट डज नॉट नीड एनी अदर क्वांटिटीज टू डिफाइन इट, मतलब कि इसे और भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अदर क्वांटिटी की आवश्यकता ही नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, है ना। आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, समझ गए। इसका थोड़ा सा देखिए, इसके टोटल 7 होते हैं, इसका टोटल 7 होते हैं। तो चलिए 7 को हम लोग टोटल जानेंगे, कौन कौन सा 7 है ना। 7, है ना, ये कितने होते हैं टोटल, 7 होते हैं। चलिए देखिएगा, दीज आर
टोटल 7। देखिए ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब 7 में से कौन कौन हो जाएगा देखिएगा, पहला लेंथ, हाँ, कॉमा, टाइम, टेम्परेचर, मास क्या जाएगा, हाँ, कॉमा, इलेक्ट्रिक करंट, कॉमा, 1 2 3 4 5 हो गया। 6 नंबर आ जाता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, हाँ, एंड 7 नंबर आ जाता है आपका अमाउंट ऑफ, है ना, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इस 7 क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी है जो अपने आप में डिफाइंड है, इसको कोई भी डिफाइंड अदर क्वांटिटी नहीं कर सकता है। मतलब कोई दूसरा क्वांटिटी दूसरा आदमी आके बोलेगा आपको हम डिफाइन करेंगे, नहीं, ये बोलेगा भैया हम अपने आप में डिफाइंड है ना। तो चलिए फिर ये क्या कहेगा, चलिए हम ही आपको डिफाइन करते हैं। मतलब ये ऐसा क्वांटिटी है, इसको कोई भी अदर क्वांटिटी का जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में क्या है, डिफाइंड है। इसको डिफाइन करने के लिए कोई भी दूसरा क्वांटिटी चाहिए नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ना। इसके बाद में है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव में क्या होता है कि वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल से डिराइव हो, मतलब ये सब जितना सारा 7 क्वांटिटी अभी देखे ना, 7 से डिराइव होगा वो, है ना। अब जब 7 से डिराइव होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, समझ गए। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे होते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, विच आर derived from fundamental और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड या इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेलोसिटी क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको हम लोग अगर देख सकते हैं सर, कैसे कैसे डिराइव जो है फंडामेंटल पर डिपेंडेंट है, बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका हम लोग यूनिट ज्ञात करेंगे, है ना। यूनिट अभी हम लोग पढ़े नहीं है, जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक में पढ़ेंगे यूनिट, है ना। तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए इसमें जरूरत पड़ेगा लेंथ एंड टाइम का। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद क्या आ गया, टाइम। तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड होता है। तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। देखिएगा हम लोग एस आई यूनिट को हम लोग लिखेंगे इसमें, तो एस आई यूनिट को लिखेंगे। अगर देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं मीटर में या फिर लेंथ में मापते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, एक टोटल लॉन्ग डिस्टेंस होता है, मतलब टोटल लॉन्ग लेंथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, समझ गए। तो डिस्टेंस का जो है लेंथ में अगर मापेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर हो गया, क्या हो गया, मीटर हो गया उसका यूनिट। एंड टाइम को अगर सेकेंड में मापे तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। मतलब इसको डिफाइन कौन कर रहा है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी ही डिफाइन कर रहा है, समझ गए। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ओके। तो चलिए अब हम लोग अगला समझते हैं, क्या है अगला, आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए वो है क्या, आपका एक्सेप्शनल केस है, समझ गए। एक्सेप्शनल केस है फंडामेंटल एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ही एक्सेप्शनल केस है, समझे। तो देखिएगा उसको हम लोग जस्ट समझेंगे थोड़ा सा। इसको लिख लिया, आप स्क्रीनशॉट इसका मार सकते हैं, ओके। चलिए अब आप सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देखिए। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये अपने आप में डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, मतलब एक्सेप्शनल केस है। लेकिन इसका यूनिट होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग इसको मान के चल रहे हैं, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी में ही रख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका यूनिट होता है, समझ गए। और जिसका अभी हम लोग जस्ट इसका आगे पढ़ेंगे, है ना। एक टॉपिक और आएगा जिसमें है डायमेंशन। देखिए इसका यूनिट तो होता है, ठीक है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, समझ गए। इसीलिए इसको एक एक्सेप्शनल केस दिया गया है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। क्या लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज
is the exceptional case of fundamental physical quantities. Which is the exceptional case of fundamental physical quantities. देखिएगा है ना, एंड इसमें क्या हो सकता है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये भी क्वांटिटी कैसा है, ये इंडिपेंडेंट है ना, एंड कॉमा या फिर एंड इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिएगा ये क्या है आपका, ये एक इंडिपेंडेंट है, मतलब एक किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, समझ गए। अब देखिए ये दो टाइप्स का होता है, एक सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल होता है। देखिएगा ये कितना टाइप का होता है, दो टाइप्स का होता है, कौन कौन, एक प्लेन एंगल दूसरा आपका होता है आपका क्या, सॉलिड एंगल, है ना। तो प्लेन एंगल जो होता है इसको हम लोग एंगल भी कहते हैं बच्चों। तो जो एंगल होता है ना वो 2D में होता है, किस में होता है, 2D में होता है। अब देखो, अब हम देखो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एंगल को। देखो यहां से देखो, अगर हम लोग यहां से देखें इस लाइन को, अगर दो लाइन है ऐसे ऐसे है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा दिए, इसका बीच में क्या हुआ, एक एंगल बना, क्या बना, एक एंगल बना, एक एंगल सबटेंड हुआ, मतलब है ना, दोज एंगल विच आर सबटेंडेड बिटवीन टू डी प्लेन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड नहीं प्लेन एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। मतलब कि एक ऐसा रेखा है ना, इसको हम लोग ऊपर की ओर लेके गए, है ना, इतना घुमाए तो क्या बना, एक एंगल बन गया, क्या बन गया, एक एंगल बन गया, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, है ना। तो थीटा बराबर आप लोग जस्ट पढ़े होंगे फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क बटा रेडियस, पढ़े थे जी। तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसका एस आई यूनिट लिखेंगे। देखिएगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, मतलब कि ये जो लेंथ होता है ना इसको हम लोग कहेंगे एल अपॉन आर, समझ गए। अब ये जो होता है थीटा, थीटा का एस आई यूनिट भी होता है जो कि होता है क्या, रेडियन, क्या होता है, रेडियन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है रेड, समझ गए। आते हैं हम लोग सेकेंड में, सॉलिड एंगल में। तो सॉलिड एंगल कैसे बनेगा भैया, देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है आपका, 3D में होता है, किसमें होता है, 3D में होता है। देखिएगा एक पेज लीजिएगा, पेज को टोटली उसको फोल्ड कर दीजिएगा, है ना, ऐसा देखिए, ऐसा फोल्ड कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो एंगल सबटेंड होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल बोलेंगे, समझ गए। इसमें जो एंगल सबटेंड होगा इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल बोलेंगे। देखो इस एरिया में हमारा एंगल सबटेंड किया, समझ गए। इसको हम लोग 3D प्लेन में कैसे बनाएंगे सर, तो देखिए आइए इसको लेके चलते हैं 3D प्लेन में। देखिए ये लगा 3D में, अब इसके अंदर जो एंगल बन रहा है ऐसा वाला एक, देखिएगा जस्ट इसको हम लोग ब्लैक से बनाते हैं, ये देखिए ऐसा, ये जो बीच में जो एंगल बना रहा है इसमें, इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं, समझ गए। अब इसके अंदर कौन सा एंगल बनेगा भाई, मतलब एक हम लोग ऐसा झालमुड़ी वाला जो रहता है आप लोग देखे होंगे, है ना, ऐसा रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पेपर को फोल्ड करके बनाते हैं, है ना, उसके बीच में जो एंगल बनता है कर्व टाइप का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, समझ गए। इसका जो फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का क्या होता है,
ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? ए अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअल में एक सर्कल का पार्ट होता है, समझ गए? तो जब सर्कल का पार्ट होता है तो इसका जो एरिया है ना, एक स्मॉल एरिया कट किया गया है, जिसको हम लोग लिखेंगे डी ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी ए। अब ए जो होता है एक रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। क्यों? क्योंकि एक सर्कल का पार्ट है, समझ गए? तो रेडियस होता है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे आर और यहाँ पे आर स्क्वायर। इसका जो ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। है ना? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एस आर। समझ गए? तो यहां तक आज का क्लास। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे, इसको देखो ऐसे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे क्या? यूनिट्स। है ना? यूनिट्स के बारे में हम लोग समझेंगे और यूनिट्स के बारे में जानेंगे, यूनिट्स को निकालना जानेंगे, यूनिट्स को कैसे कैसे हम लोग डिराइव करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। कौन कौन सा यूनिट था, है ना? याद कीजिएगा, फंडामेंटल था एंड डिराइव था, और एफ पी एस, एम के एस, है ना, सी जी एस, ये सब वगैरह वगैरह जितने सारे यूनिट्स हैं सबको हम लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, है ना? और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग भी आपके वीडियो शूट करने के लिए उत्सुक हो, है ना? है ना? तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए।